क्या कह रही? करवा दिया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करना था हमने। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करना था हमने। हम्म, वर्टिकल एरिया वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। ये करना है हमने, ऐसा ही है। जी मैम। ठीक, ठीक हो गया बेटे, थैंक यू। अच्छा, तो ठीक है बेटे, फिर समरी में आप लोगों को लास्ट लेक्चर की प्रेजेंट कर देती हूँ, सो दैट वी कैन रिलेट प्रीवियस लेक्चर विद दिस वन। प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम और उसकी फर्दर दो डिवीजन्स हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल में जो है हमने ब्रेन और उसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल में हमने ऑटोनोमिक और सोमैटिक जो है वो पढ़ा था। तो और ऑटोनोमी की फर्दर मैंने आपसे कहा था कि 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अच्छा, और ब्रेन की भी काफ़ी हमने डिस्कशन कर ली थी, तो चूंकि हमें सिर्फ अभी ऑटोनोमी को डिस्कस करना है, तो ब्रेन को अभी हम उसको रिवाइज नहीं करते। अच्छा, अब एक थोड़ी सी ना हिस्ट्री में आपको बताती हूँ, वैसे वैसे मैंने कल ही पढ़ी है कि इसको सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक या फाइट फ्लाइट आइडिया क्यों कहा जाता है। चलें खैर पहले, अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बेटे लोकेशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी कि ये जितना भी हमारा ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में, ये सारा हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा देखिए कि इन इन ऑर्गन्स को है कंट्रोल करता, आई, ये फिर हार्ट और लंग्स हैं, ये फिर हमारा व्हाट इज इट, ये तो लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, ठीक है। और ये हमारा सारा पेल्विक एरिया है। अच्छा, अब बेटे जब हम किसी डेंजर को फेस करते हैं ना, तो हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यू आर पासिंग बाय अ जंगल, ठीक है, और सडनली यू सी अ लाइन ओवर देयर, तो क्या होगा, आपकी जो है वो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ठीक है, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, स्टमक हमारा लेस एक्टिव हो जाता है इस केस में, एंड जो एड्रीनालिन है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जो कि डेंजर में हमेशा होता है, ठीक है, या जब कोई हमें खतरा होता है इस तरह से, प्यूपल्स हमारे ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। अच्छा, ये सब कुछ तो हमारी होगी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, लेकिन प्रैक्टिकली बेटे हम क्या करेंगे अगर हम किसी उसको लाइन को फेस करते हैं, या तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे या हम उसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास कुछ जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, इसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट। फाइट, ठीक है, या तो आप लड़ोगे खतरे के साथ, ठीक है, या फ्लाइट आप करोगे या आप वहाँ से भाग जाओगे। अच्छा, चाहे बेटे आप फाइट करें या फ्लाइट करें, ये सारी सिम्टम्स आप में आएंगी, और आफ्टर फ्यू टाइम, चाहे आप फाइट के बाद जीत जाएं या फ्लाइट करने में आप कामयाब हो जाएं, वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि ये जो इंक्रीज या डिक्रीज एक्टिविटीज हुई होती है ना डिफरेंट ऑर्गन्स की, उनको दोबारा से स्टेबल करता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो ये हमारी स्टोर्ड जो एनर्जी होती है ना, जो कि हमने किसी मुश्किल वक्त के लिए रखी हुई होती है, जिस तरह से हम अपने पास पैसे रखते हैं कि कभी काम आ सकते हैं सेविंग, ठीक है, हम अपनी सारी की सारी इनकम को यूज़ नहीं करते या उसको खर्च नहीं करते, हम थोड़ी सी जो है वो सेविंग भी करके रख देते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी बेटे हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, वो सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं करती, उसको सेव करके रख लेती है। और जब इस तरह का कोई खतरा हम फेस करते हैं, तो उस सूरत में वो जो एनर्जी हमारे पास सेव हुई होती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके एक्स्ट्रा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हम फाइट या फ्लाइट करने में सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करके बेटे जब हम कामयाब हो जाते हैं, तो फिर खतरा के टल जाने के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि हमारे इन सारे ऑर्गन्स की एक्टिविटी जो कि इंक्रीज या डिक्रीज हुई होती है, उसको दोबारा से स्टेबल कंडीशन में लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये तो थी बेटे एक सिंपल सी बात है, ये मतलब वी हैव डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड, अभी तक इतनी मतलब हमारी जो है वो एज गुजर चुकी है कि कोई ना कोई खतरा हम फेस कर चुके हैं,
और ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो भी हम फेस कर चुके हैं। जो मेन चीज़ समझाने वाली है ना आप लोगों को यहाँ पर, वो ये है कि बेटे स्ट्रेस जो है ना, ये बेसिकली स्ट्रेस था जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेस, वरी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फेस कर रहा होता है रियल लाइफ में। और इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि समटाइम्स आप स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, समटाइम्स जो है आप परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेटे इट हैपन्स एबल टू कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस, और आपका स्ट्रेस जो है इट प्रोलॉन्ग्स और वो एक्यूमुलेट होता जाता है ओवर द टाइम पीरियड। स्टार्ट हुआ किसी एक बात को लेके, ठीक है, और आपने उसको एड्रेस नहीं किया, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो एक उसकी लेयर बन गई। उसके बाद एक सेकंड स्ट्रेसर आया, अगेन आपने उसको ना तो एड्रेस किया है ना आपने उसको ट्रीट किया है, दूसरी लेयर बन गई स्ट्रेस की, ठीक है। तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह बनते बनते बेटे एक पाइल जो है वो क्रिएट हो जाता है स्ट्रेस का, जो कि डिस्ट्रेस में फिर कन्वर्ट हो जाता है। डिस्ट्रेस बेसिकली आपका एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है, जो कि फिर आप में साइकोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वो साइकोफिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो हमारी जो है ये सारे के सारे ऑर्गन्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं बेटे, वो फिर एट रिस्क आ जाते हैं अगर आपका स्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो फिर आपने देखा हुआ होगा, अभी जब मैंने मॉर्निंग की क्लास को ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो उनको इनके साथ भी मैंने एक स्टेटमेंट शेयर की कि किसी ने लिखा हुआ था कि ये जो आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, ये वाले अक्सर लोगों के होते हैं, वो बेसिकली ना जंग को जाहिर करते हैं, वो जंग जो आप खुद से लड़ रहे होते हो, ठीक है। वो बेसिकली जो खुद से जंग लड़ रहे होते हैं, साइकोलॉजी उसको स्ट्रेस कहती है या डिस्ट्रेस कहती है। अब आंख उससे क्यों अफेक्ट होती है, उस स्ट्रेस या डिस्ट्रेस की वजह से, क्यों? क्योंकि उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सम टाइम स्ट्रेस जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करे, जो आपको compete करने के लिए जो है मोटिवेट करे, दैट इज गुड फॉर यू, उसको यूज स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, यू स्ट्रेस। लेकिन अगर वो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और आप उसको जो है वो डील नहीं कर पा रहे, एड्रेस नहीं कर पा रहे, ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो बेटे ये सारे ऑर्गन जो हैं इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा आपके एट रिस्क हो सकते हैं। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। दूसरा बेटे, जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल एक ऑप्टिमल लेवल तक रिलीज हो तो वो आपको मोटिवेट करता है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है एक पाइल क्रिएट होने के बाद, तो फिर जो बेटे एक्स्ट्रा कार्टिसोल जो अपने ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा रिलीज होता है, वो आपके लंग्स को डैमेज करता है। आप किसी किस्म की स्मोकिंग नहीं कर रहे, किसी किस्म की ड्रग्स नहीं ले रहे, किसी किस्म की आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, सिर्फ वजह क्या है कि आपके यहाँ पर ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं आप उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे, या जो यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बार बार एक्टिवेट होके कार्टिसोल को ज़्यादा रिलीज कर रहा है, और वो जो इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ कार्टिसोल है इट विल डैमेज द लंग्स। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो ख़राब हो जाता है डिस्ट्रेस की वजह से, ठीक है। और एक जो मतलब मेरी देखी हुई एक वो केस है, वो ये है कि आपकी किडनीज जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड एनजाइटी। एनजाइटी बेटे स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है। ये सारी बातें बुक में नहीं लिखी हुई, ये आप लोगों को मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे जो है वो कम्युनिकेट कर रही हूँ। अच्छा, इस केस में बेटे क्या होता है कि अगेन हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे डेफिनेटली किडनी को भी कंट्रोल कर रहा है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, बार बार आप स्ट्रेस ले रहे हैं, कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बार बार जो है वो एक्टिविटी आपकी इसकी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो किडनी जो है वो एट रिस्क हो सकता है। देयर इज़ अ केस जो कि मैंने देखा है, उसमें किडनी की स्वेयर पेन, और जो है फिर इट वाज इनिशियली थॉट
कि डॉक्टर ने भी यही कहा कि कोई जो है वो स्टोन होगा, रिलीज़ हो गया और उसकी वजह से किडनी में पेन हो रही है, क्योंकि स्कैन में किसी किस्म का स्टोन नहीं था। और डॉक्टर ने कहा कि शायद कोई होगा, रिलीज़ होने के बाद किडनी में जो है वो स्वेलिंग हुई है और किडनी जो है उसमें पेन हो रही है। और आफ्टर फ्यू मंथ्स द कंडीशन वाज सेम। और ये सारा एरिया, इस सारे एरिया में, ये जो बैक का पेल्विक एरिया होता है ना, इसमें सारे में पेन थी। और इवन उसके बाद फिर सिटी स्कैन भी हुआ, सिटी स्कैन में भी इस एरिया में कुछ भी नहीं था। देन यूरोलॉजिस्ट डिसाइडेड मैम कि कुछ ये बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट में एंजाइटी काइंडली है। उन्हें ऐड कर लें। अच्छा बेटे, इट्स बीन 20 मिनट्स की हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि अलाउ करने के लिए फिर मुझे दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है उधर फ़ोन पे। चलिए एक सेकंड। अच्छा, तो डिस्कशन बेटे में हम ये कर रहे थे कि अगर आपका जो है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, जो कि अनएड्रेस्ड और अनट्रीटेड रहता है, तो उसकी वजह से आपको सर्टेन मेडिकल कंडीशन जो हैं वो भी फेस करनी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू हैव गॉट द पॉइंट जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। और मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आपको स्ट्रेस फेस करें, इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करें और उसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करें, और फिर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको टाइमली ट्रीट किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब बेटे उसके बाद के हाउ डिड वी कम टू नो। अच्छा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेन एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है, टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं ना। जी मैम, उसमें एमआरआई वगैरह था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक और चीज़ बेटे इस चैप्टर में मैंने आपको बतानी है वो है ब्रेन प्लास्टिसिटी। एक्सपीरियंस और ब्रेन प्लास्टिसिटी, और एक और इसमें है वो इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे ना पढ़ें, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। मिरर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इमिटेट करते हैं। अगर आप लोग घर में छोटे से बच्चे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो 2-3 साल का बच्चा है ना, जो आप करते हो, या 1.5-2 साल का बच्चा है, जैसे आप परफॉर्म करते हो ना कोई भी काम, वैसे ही वो परफॉर्म करेगा। तो वो बेसिकली मिरर न्यूरॉन की वजह से होता है, और हम जो लोगों को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, वो भी मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। क्योंकि अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई फलां का जो है वो ये काम कर रहा है, उसको देख के हमारे मिरर न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वी हैव आल्सो दिस एबिलिटी टू परफॉर्म दिस टास्क, और फिर हम किसी को देख के वही टास्क जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है बेसिकली मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। अच्छा, उसके बाद जो है बेटे एक्सपीरियंस और ब्रेन प्लास्टिसिटी। इसमें ये है कि हमारा सोचने में या देखने में ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो जैसे अल्लाह ताला ने एक दफ़ा बना दिया, बन गया, वो चेंज नहीं हो सकता। हालांकि प्लास्टिसिटी डज अकर, और प्लास्टिसिटी ये है कि इट्स अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम किसी काम को एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं या हमारा एक्सपीरियंस होता चला जाता है ओवर द लाइफ टाइम, तो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस जो है वो आती रहती हैं। ठीक है, और वो जो माइनर चेंजेस हैं उनके लिए स्टेम सेल्स होते हैं जो कि सर्टेन ब्रेन एरियाज में होते हैं, और वो डेवलप होते हैं इनटू न्यू न्यूरॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन में हिप्पोकैम्पस का जो एरिया है वहाँ पर ये डेवलप होते हैं, जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लर्निंग के लिए बेसल गैंग्लिया का जो एरिया है वो वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट दिस मॉड्यूल।
और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ओवरव्यू ही होगा, तो बेटे जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि कम्युनिकेट होना चाहिए था आप लोगों को इस पूरे चैप्टर को लेके, वो मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि कम्युनिकेट कर दूँ। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई एड इन करना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मैम हमने देखा है कि जो साइकोफिजियोलॉजिकल बिहेवियर है वो हमारे न्यूरॉन्स उसको न्यूरॉन्स की वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। मतलब मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ जगहों पे पले होते हैं, लाइक जंगल की लाइफ किसी ने गुजारी हुई है, तो उसमें जो डर की कैफियत होती है वो नहीं होती इतनी ज़्यादा। लाइक मतलब कुछ लोग होते हैं वो सांप पकड़ लेते हैं, तो अब हम जैसे जो हैं वो डरते हैं। तो मैम ये क्या उनमें और हमें न्यूरॉन्स मतलब कि तादाद में या कोई मुख्तलिफ होते हैं जो कि डर की कैफियत पैदा करते हैं? न्यूरॉन्स की तादाद तो बेटे नहीं कही जा सकती, लेकिन दे डू नाउ कि हाउ टू ओवरकम द फियर और हाउ टू डील विद द सिचुएशन। अब ये जो मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ उसकी ऑटोनॉमी की, और फिर मैंने बाद में नहीं बताई थी, और जो दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, फाइट और फ्लाइट का आइडिया। अब ये फाइट और फ्लाइट, ये दो टर्म्स जो हैं वो क्यों असाइन की गई थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को? ये तब असाइन की गई थी जब इंसान जरा जंगलों में रहता था और उसको ज़्यादा खतरा जो है वो फेस करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो तब जो है या तो इंसान फाइट करता था या फ्लाइट करता था, और तब से ये टर्म जो है वो चलती आ रही है। आज वैसे उसे फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशंस नहीं फेस करनी पड़ती, उसके लिए और बहुत से स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूरॉन्स जो है उनका नंबर चेंज होगा, एक्सपीरियंस की बेस पे उनका होता है कि अदरवाइज न्यूरॉन्स मेरा नहीं ख्याल कि नंबर चेंज होते हैं। मैम आपने एक क्वेश्चन किया था कि न्यूरॉन्स बॉडी टू बॉडी डिफरेंट एनिमल्स में वरी करते हैं। जी, उसका आंसर आपने हाँ जी लिया था? बेटे, आप लोगों ने आंसर करना था इसको, पढ़ के आए हैं आप लोग? जी, मैंने काफी देर पहले आपने बताया था तो मैंने सर्च किया था, तो वो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि वो बॉडी जितनी, जिसकी बॉडी का साइज जिस एनिमल का, जिस लिविंग बॉडी का बड़ा होगा ना, क्योंकि ये एक कनेक्शन है पूरी बॉडी में सोमैटिक सेल्स में न्यूरॉन्स जो कि ट्रांसमिट करते हैं पैगाम को, तो वो बॉडी के साइज की वजह से आई थिंक बड़ी करती है। जो बड़े एनिमल्स हैं एलिफेंट वगैरह उसमें ज्यादा होते हैं, या ह्यूमन से नीचे जो होते हैं छोटे एनिमल, यही। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटे। और बेटे कोई आप लोग ऐड करना चाहते हो? मैम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम ये एग्जांपल को कोट कर सकते हैं ना कि अभी लाइक जब कोई कुत्ता किसी के पीछे लग जाए ना, तो वो उसका ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं ना इसमें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटे, और कोई भी डेंजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू आर नॉट रेडी फॉर योर एग्जाम, ठीक है, आपने किसी वजह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था और अनाउंसमेंट हो जाती है कि यू आर गोइंग टू बी हैविंग फिजिकल एग्जाम्स, ठीक है, तो उस केस में भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, और हो सकता है कि वो बहुत दिनों तक रहे जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, और तब तक हो सकता है कि आपके, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं कल ही अभी पढ़ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रेस जो है ना, आप मतलब आप डिस्ट्रेस को फेस कर रहे हो, स्ट्रेसेस आए, ठीक है, बार बार आते रहे, आपने उनको एड्रेस नहीं किया या ट्रीट नहीं किया और वो एक पाइल बनता चला गया, ठीक है, एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू द डिस्ट्रेस। और जो डिस्ट्रेस है ना उसके लिए बेटे फिर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, साइकोथेरेपी की, आपको साइकोलॉजिस्ट की या इवन साइकेट्रिस्ट की समटाइम्स जरूरत हो सकती है। अच्छा, अब बेटे दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आफ्टर द साइकोथेरेपी, या वैसे ही अगर आपको बता दिया कि इसके ये नुकसान हैं अगर आप इमोशंस को रेगुलेट नहीं करते, ठीक है, अब आपके मतलब ये अवेयरनेस आपको मिल गई और उसके बाद आप कहते हो कि हाँ दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर इमोशंस, और स्टेबल अपने इमोशंस को रखना जो बहुत ज़रूरी है, तो आप कोशिश करते हो, लेकिन आप पहले डिस्ट्रेस की आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बावजूद कोशिश की आपकी ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं
ये वाली जो कि हमने ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ी हैं, ये वाली, ये आपकी बॉडी को ना एक आदत होगी हुई है, मतलब उसकी एक हैबिट डेवलप हो गई हुई है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल इनकी एक्टिविटी ऐसी होगी और देन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आपकी बॉडी चूंकि हैबिचुअल हो चुकी हुई है, तो हो सकता है कि आपके बावजूद कोशिश के ये जो बॉडीली चेंजेस हैं आप उनको कंट्रोल ना कर सकें। उसके लिए फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। ज़्यादा मेहनत आप करेंगे तो आप अपनी इन बॉडीली चेंजेस को भी इवन कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना स्पाइस होते हैं जो कि बहुत ट्रेंड होते हैं, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में बेटे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोड जो है ना वो लगा दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर वो जो अरेस्टेड स्पाई होता है ना वो आंसर करता है। तो एज्यूम ये किया जाता है कि अगर कहीं ये झूठ बोलेगा ना तो इसमें ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन जो है ना ये वाले, क्योंकि थ्रेट को फेस कर रहा है तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। जो कि कोई इंसान जब बोल रहा होता है ना तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, तो एज्यूम ये किया जाता है कि जब वो झूठ बोलेगा ना, किसी क्वेश्चन को गलत आंसर करेगा तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और कॉन्सिक्वेंटली ये चेंजेस जो हैं वो आएंगी। और अगर ये चेंजेस आती हैं तो इट विल बी एज्यूम्ड कि यहाँ जो है ना इसने झूठ बोला है। अच्छा, अब पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ना उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये जो चेंजेस आती हैं ना उनको वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड स्पाइस हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं ना तो उनमें किसी किस्म की कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आती और फिर पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो भी वहाँ पर फेल हो जाता है। हालांकि वो एक मशीन होती है जो कि हमारी इन चेंजेस को कंट्रोल करती है, रिकॉर्ड करती है। तो अगर किसी की डिस्ट्रेस की हिस्ट्री है, उसके थॉट्स को तो चेंज हमने कर दिया, लेकिन फिजियोलॉजिकल ये जो चेंजेस आ रही हैं उसके लिए फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो सकती है। जितनी पुरानी हिस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, ठीक है। और कुछ मैम मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। जब आपने जैसे स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में चेंज हो जाएगा तो हमें फिर पता लगेगा कि हमने मेडिसिन वगैरह लेनी है, लेकिन हमें पता चलेगा कि हमें इतना स्ट्रेस हो गया तो हमने अब मेडिसिन लेनी है। मतलब एक दफा स्ट्रेस हुआ तो फिर बंदा बचा। मरियम बेटे आपकी आवाज ना थोड़ी, जी मैम, आपकी आवाज थोड़ी शायद कट कट के आ रही है, या आपने एक डिवाइस को ऑफ कर रहे हैं। मैम मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना स्ट्रेस डिस्ट्रेस में चेंज हो जाता है तो आप हमें बोले फिर बेटे। मेडिसिन वगैरह। बेटे एक डिवाइस को आप ऑफ करेंगी ना फिर आपकी आवाज ठीक आएगी। मैम मैं एक चाहे ही आप उसका डिवाइस माइक भी ऑफ कर देंगी ना, लेकिन जब तक आप कंप्लीटली उसको डिस्कनेक्ट नहीं ना करेंगी। बोलें फिर आप बोलें। हाँ जी बेटे बोले मरियम। मैं कह रही थी कि आप कह रही थी ना भी स्ट्रेस डिस्ट्रेस में चेंज हो जाता है तो फिर हमने मेडिसिन वगैरह लेनी होती है तो हमें पता लगेगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रेस जो है वो चेंज हो गया डिस्ट्रेस में। ऐसे भी तो होता है ना कि एक दफा स्ट्रेस हुआ तो फिर रिलीज हो गया, खत्म हो गया, फिर दोबारा हुआ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने मेडिसिन लेनी है। अच्छा, जरूरी नहीं बेटे आप मेडिसिन लें, आप साइकोथेरेपी जो है बेस्ट अप्रोच है स्ट्रेस को डिस्ट्रेस को डील करने के लिए। और ये पता हमें तब चलता है जब हमें नहीं लगता, ठीक है, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, रोने की सी कैफियत होती है और सोशल विथड्रॉल हो जाता है, और ये इतनी ज़्यादा स्पेयर सिम्टम्स होती हैं कि उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और इवन आपको खुद फील होता है कि मेरी हार्ट बीट बैठे बैठे फास्ट हो गई है, ठीक है, या हाथ पाँव जो है वो बैठे बैठे जो है वो ठंडे हो गए हैं। ये सारी सिम्टम्स आप खुद फील कर लेते हो। फिजिकल चेंज आएगा ना ऑर्गन्स वगैरह में। और दिस इज़ वेरी मच इसको ना सिर्फ आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाते हो, कोई आपके सराउंडिंग में, मतलब हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई और इसको आइडेंटिफाई कर पाए सराउंडिंग में।
तो बेहतर है कि अगर खुदा न खास्ता आप खुद इसको फेस करते हो तो आप खुद ही हेल्प के लिए चले जाओ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। मैम इसके अलावा हाँ जी, ये किसी का कोई और क्वेश्चन पर्सनालिटी नहीं है तो। असेसमेंट होती है। हाँ जी बेटे, एक बच्चा एक वक्त में बोले। मैम इसके अलावा एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट भी होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें एक सीपीआई टेस्ट होता है जिसमें जो स्ट्रेस है मेंटल, वो भी मतलब नोट की जाती है कि किसी बंदे में कितनी मेंटल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है कौन सर्टेन सा टाइम में। पर्सनालिटी टेस्ट बेटे आप कह रहे हो? सीपीआई टेस्ट होता है मैम एक। कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंटरी, वही है ना? जी जी मैम। ठीक है बेटे, गुड बेटे। और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करना चाहें? मेरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। स्ट्रेस नहीं बॉडी, होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे जिसम में जान ही नहीं रही। ये सारी सिम्टम्स मैं सिंपल वर्ड्स में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग को ना ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और बेटे कोई क्वेश्चन? हम ये भी कहते हैं कि जब ज्यादा स्ट्रेस हो तो नेक में बहुत ज्यादा पेन होती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो बहुत नेक ज्यादा क्या होता है नेक बेटे? में ना बहुत ज्यादा पेन होती है हमजा बेटे, जब आप ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चाहिए बोलते हो तो वो आवाज नहीं आती। मैम मैं कह रहा हूँ कि जब ज्यादा स्ट्रेस हो तो इसमें ये भी एक सिम्टम्स नजर आता है कि आपके नेक में ज्यादा पेन होता है, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा होता है। आंखों नेक में में पेन दर्द स्टार्ट हो रहती जाता है। है। ये जो आपका ये सारा बैक का एरिया ना, जो सारा हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कवर कर रहा है, हाँ वहाँ पेन रहती है। ऐसा ही बिल्कुल बैक पेन रहती है। उसके अलावा जो है पेल्विक एरिया में आपके पेन हो सकती है। पेल्विक एरिया में अगर पेन होनी शुरू हो जाए ना तो फिर किडनी जो है ना वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया जो है ना ये बस वक्ती सी है, आरसी सी है। इसमें सिर्फ उतनी मेहनत और उतना स्ट्रेस लें जितना ज़रूरी है इसके लिए। एट दी एंड दिस इज़ द कंक्लूजन, ज़रूर स्ट्रेस लें। इस दुनिया में हम आए हैं, वक्त का हिसाब भी होना है तो, लेकिन स्ट्रेस उतना नहीं जितना इस दुनिया के लिए ज़रूरी है बस। ठीक है, लेकिन मैम कभी कभी स्ट्रेस लेना जरूरी भी होता है, लाइक जब हमारे पेपर होंगे तो हम हाँ अगर उसका स्ट्रेस ही नहीं लेंगे, अगर हम उसे रिलैक्स रखेंगे तो फिर उसे किस तरह प्रिपेयर करेंगे पेपर के लिए। हाँ। अच्छा बेटे, मैंने ये नहीं कहा कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने स्ट्रेस ज़रूर लेना है, लेकिन उतना जो कि आपके लिए ज़रूरी है। मैंने आपको कहा है ना कि उतना स्ट्रेस लें जितना इस दुनिया के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़ीरो पे नहीं ले जाना उस स्ट्रेस को। ज़ीरो पे लेके जाएंगे फिर तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। वो बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। और स्ट्रेस अगर आ भी जाता है, कोई सीवियर किस्म का स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, तो उसको डील करने की कोशिश करें, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, ये जो है ना, ये दीज आर द प्रैक्टिसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड व्हेन वी आर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, उसको हमने डील करना है, ना कि छोड़ देना है। सही है। हम स्ट्रेस में बंदा ज्यादा अच्छी तरह एफिशिएंट परफॉर्म करता है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। अगर वो ऑप्टिमल रिलीज होता रहे, नॉर्मल स्ट्रेस है जो कि आपको मोटिवेट करे, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डन इनफ डिस्कशन, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। अच्छा, आप लोग बताएं कि लर्निंग का चैप्टर पहले पढ़ना है या पर्सनैलिटी का चैप्टर पहले पढ़ना है? पर्सनालिटी का मैम पढ़ लें पहले। चलिए ठीक है, पर्सनैलिटी पहले। ठीक है बेटे, ओके।
14 चैप्टर है बुक का। और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हुए हैं ना? जी मैम। ओके, चलिए पर्सनैलिटी की आज मैं आपको सेंड करती हूँ। अच्छा, पर्सनैलिटी के बेटे यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं, मतलब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक पर्सनैलिटी है क्या, ठीक है। वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए। उसके बाद है पर्सनैलिटी ट्रेट और स्टेट, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। और उसके बाद है पर्सनैलिटी असेसमेंट के पर्सनैलिटी को मुहैया किस तरह से किया जाता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे, एक को जो है वो हम स्किप करेंगे। अच्छा, पर्सनैलिटी के बेटे जो थेरीज वैसे प्रेजेंट की हुई है ना, वो हम रफली देख लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने प्रेजेंट की हुई है, ठीक है। और साइकोडायनामिक अप्रोच है उसकी, कार्ल यूंग ने इसको डिस्कस किया हुआ है, एल्फ्रेड एडलर ने उसको डिस्कस किया हुआ है, लर्निंग अप्रोच है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी होती क्या है? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज और मैम चीज़ों को सोचने का जो प्रोसेस है और मुख्तलिफ चीज़ों को फील करना और फिर उसके हिसाब से बिहेव करना जो है, ये पर्सनैलिटी होती है किसी भी बंदे की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बेटे मैम किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक की कॉम्बिनेशन जो उसकी शख्सियत को नुमाया करते हैं, उसको हम पर्सनैलिटी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटे, मोर और लेस आप लोगों ने ठीक डेफिनेशन बताई है पर्सनैलिटी की, लेकिन हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि या बुकिश डेफिनेशन से पहले हम एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, देयर आर 2 पर्सन्स, ठीक है, और उनको हम 100 सिचुएशंस में ऑब्जर्व करते हैं, सही है। और 100 सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिनमें एक सर्टेन इमोशन जो है वो इवोक हो सकता है, ठीक है। एंड वी डू ऑब्जर्व, और वो सर्टेन इमोशन जो है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एग्रेशन है, गुस्सा, ठीक है, एंगर। अच्छा, अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो पर्सन 1 है वो 100 में से 95 केसेस में उसको गुस्सा आया और 5 टाइम्स जो है ना उसको गुस्सा नहीं आया, ठीक है। ये पर्सन 1 के लिए है। और देयर इज अनदर पर्सन जिसको हम 2 कहते हैं, ठीक है। उसको हमने ऑब्जर्व किया तो उसका हमने देखा कि उसको 95% केसेस में गुस्सा नहीं आया, ठीक है। और सिर्फ 5% केसेस थे जब उसको गुस्सा आया, या 5 टाइम्स उसको गुस्सा आया। अब हमने इनको जो है ना वो लेबल करना है कि इन दोनों की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ठीक है। लेबल हम कैसे करेंगे कि जो पहले वाला पर्सन है ना उसको हम कहेंगे कि ये एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो बिहेवियर है वो अग्रेसिव रहा है, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है उसको अगर हमने लेबल करना है तो हम कहेंगे कि ही इज और शी इज नॉट एन एग्रेसिव पर्सनैलिटी, ये एक जो है वो कूल एंड काम पर्सन है, ठीक है। तो बेटा ये हमने डिसाइड कैसे किया? हमने उनको 100 केसेस में जो है वो ऑब्जर्व किया और मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका बिहेवियर रहा रेपिटेटिवली, उसके मुताबिक हमने उनको पर्सनैलिटी टाइप जो है वो असाइन कर दी, ठीक है। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स को देखते हैं और देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन द क्लास जो कि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी वार्निंग उन्हें दी जाए या किसी टेस्ट में उनको फेल कर दिया जाए, सिर्फ कोई टेस्ट ही हो, क्विज जो होता है, ठीक है, या असाइनमेंट उसकी प्रेजेंटेशन में उनको थोड़े बैड रिमार्क्स मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर उनको हम 100 केसेस में ऑब्जर्व करें तो हो सकता है कि 95 केसेस में उनकी वही परेशानी वाला बिहेवियर हमें नज़र आए, ठीक है। और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं कि वो इवन पेपर में भी फेल हो जाए तो परेशान नहीं होंगे। अगर हमने इनको पर्सनैलिटी टाइप जो अगर लेबल करनी है तो एक जो है वो न्यूरोटिक पर्सन है और दूसरा न्यूरोटिक पर्सन नहीं है। न्यूरोटिक मतलब बहुत जल्दी परेशान होने वाला, उसकी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो
न्यूरोटिक है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया कि कोई न्यूरोटिक है या नहीं? हमने देखा कि रेपिटेटिवली मोस्ट ऑफ द टाइम उसका बिहेवियर कैसा था, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पर्सनालिटी। यहीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं। ये पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंसिस्टेंट वेज in which the behavior of one person differs from that of others, especially in social situations, ठीक है। एक सोशल सिचुएशन में किसी का कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है जो कि उसको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम अदर्स विल बी नाउन एज पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस इन लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, एथलेटिक स्किल्स आर जनरली नॉट कंसिडर पर्सनैलिटी, ठीक है। ये चीज़ें पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी मैम उन आपका लोगों के बिहेवियर है बेसिकली। मैम उन लोगों का क्या है जो कहते हैं कि भाई तेरी तो पर्सनैलिटी नहीं है। वो बेटे हम पर्सनैलिटी को ना रॉन्ग एट्रीब्यूशन हमने दी हुई हैं पर्सनैलिटी टर्म को। जो सही वाली डेफिनेशन है ना पर्सनैलिटी की वो यही है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, और इस पूरे चैप्टर को जो है वो हम स्किप करेंगे। डेफिनेशन सिर्फ हमें पता होनी चाहिए और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद है बेटे मॉड्यूल 2, और मॉड्यूल 2 में हम देखने जा रहे हैं पर्सनैलिटी ट्रेट और स्टेट। अच्छा, पर्सनैलिटी ट्रेट अभी जो मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर किए हैं ना, उसमें बेटे 95% केसेस में जो आपका बिहेवियर होगा वो आपकी ट्रेट होगी, और जो 5% केसेस में आपका बिहेवियर होगा वो आपकी स्टेट होगी, ठीक है। तो यहीं से हम ट्रेट और स्टेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंसिस्टेंट टेंडेंसी इन बिहेवियर सच एज शाइनेस, हॉस्टिलिटी और टॉकटिवनेस इज ट्रेट, ठीक है। और इन कंट्रास्ट अ स्टेट इज अ टेम्परेरी एक्टिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो आगे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बीइंग नर्वस मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ ट्रेट बट बीइंग अफ्रेड राइट नाउ इज अ स्टेट, ठीक है। तो आई होप के ट्रेट और स्टेट आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है बेटे? अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और पर्सनैलिटी की फर्दर टाइप्स, जो कि हैं टाइप्स तो नहीं है, ट्रेट और स्टेट इसको कहा जाता है, ठीक है। और ट्रेट वो है जो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, और स्टेट वो है जो कि टेम्परेरी आप आपके बिहेवियर परफॉर्म करते हो, ठीक है। 95% केसेस में आपको गुस्सा नहीं आया, बट देर वर 5% केसेस जब आपको गुस्सा आया है, तो आपका टेम्परेरी एक्टिवेशन ऑफ बिहेवियर था, ठीक है। तो इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अग्रेसिव नहीं थी उस टाइम पे। आपका अग्रेसिव होना आपकी सिर्फ एक स्टेट थी, ना कि आपकी ट्रेट थी, ठीक है। क्लियर है बेटे यहाँ तक? यस। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज हमने पढ़नी है ना वो ये है, डेरिवेशन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अच्छा बेटे, पर्सनैलिटी की कितनी टाइप्स की ट्रेट्स हैं, इसके लिए डिफरेंट जो है ना वो थ्योरीज प्रेजेंट की गई हैं जो कि हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। और डिफरेंट टेस्ट डेवलप किए गए हैं जो कि बताते हैं कि पर्सनैलिटी की ये डायमेंशंस हो सकती हैं। हम सारे के सारे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ डिस्कस करेंगे, और इनमें से डिस्कशन हम अपने स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल, ठीक है। और बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल के मुताबिक बेटे जो है ना, हमारी मेनली लोगों की पर्सनैलिटी टाइप 5 में से किसी एक तरह की होती है, ठीक है। इसके मुताबिक 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ओवरऑल इस मॉडल के मुताबिक, ठीक है। और हम सब की ना पर्सनैलिटी ट्रेट इन 5 में से कोई एक टाइप है। इमोशनल स्टेबिलिटी पहली हो गई, फिर उसके बाद एग्रीएबलनेस हो गई, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस हो गई, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है। फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, और एक जो है वो कहाँ गई, where is fifth one,
इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन भी होनी चाहिए कहीं पर। चले वो हमें डिस्कस करते हुए नजर आ जाएगी। अच्छा, अब बेटे ये जो 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है ना, ये हमें मतलब रिसर्च जब स्टार्ट हुई पर्सनैलिटी को लेके तो ये शुरू में ही प्रेजेंट नहीं की गई, बल्कि इसकी हिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट हुई। पीपल वर वेरी मच क्यूरियस अबाउट पर्सनैलिटी टाइप। अभी भी अगर हम बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी पर्सनैलिटी को जानने के लिए या दूसरों की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। तो ये क्यूरियसिटी हमें कोई नई नहीं है, ये हमारे एंसेस्टर्स में भी क्यूरियसिटी थी। ठीक है, तो ये जो हमारे एंसेस्टर में क्यूरियसिटी थी, इसको इसकी वजह से जो गॉर्डन अल्बर्ट और आल्बर है उसने 1936 में पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी जो है ना उसको स्टडी किया, और उस इंग्लिश डिक्शनरी में से उसने 18,000 वर्ड्स जो है ना वो आइडेंटिफाई किए, और उसके मुताबिक वो जो 18,000 वर्ड्स थे ना वो किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर उस लिस्ट को जो है वो रिवाइज किया गया, उसमें से जो कंफ्यूज वर्ड्स थे, जो रेपिटेटिव वर्ड्स थे, उनको डिलीट कर दिया गया, और वो डिलीट करते करते 35 ट्रेड्स की लिस्ट जो है वो बनाई गई 1965 में। ठीक है, रेमंड कैटल ने जो है ये फिर बनाई थी। स्टार्ट इन दोनों ने काम किया था, फिर रेमंड कैटल ने 35 ट्रेड्स की लिस्ट इंट्रोड्यूस की 1965 में, और फिर इन 35 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को फर्दर जो है वो नैरो डाउन करके 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। और अब कहा यह जाता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, उन सब की पर्सनैलिटी टाइप जो है ना, इन सब में से किसी एक तरह की होती है। ठीक है, अब ये टाइप्स हैं क्या? इमोशनल स्टेबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं कि बेटे दीज आर द पर्सनैलिटी टाइप्स, जो मैं अभी न्यूरोटिसिज्म की बात कर रही थी ना, इट्स अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज अनप्लेजेंट इमोशंस, और अपोजिट टर्म इसके है न्यूरोटिसिज्म, कि इफ पीपल आर हाई ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी तो दे आर एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। ठीक है, और जो लोग इमोशंस को कंट्रोल करने में बेटे कामयाब होते हैं ना, वही कामयाब इंसान होता है। और वो न्यूरोटिक कम होंगे, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हर किस्म के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनमें हेल्थ इश्यूज जो है ना कम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी किसी में नहीं होती और तो वो न्यूरोटिक पर्सन है, तो जो न्यूरोटिक पर्सन है ना बेटे, उनको सर्टेन जो है वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, जैसे एंजाइटी है, हॉस्टिलिटी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके लोगों के साथ, मैनी फिजिकल और मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी फिजिकल और मेंटल इलनेसेस जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, देयरफॉर इमोशनल स्टेबिलिटी को रिलेट्स विद सेल्फ कंट्रोल, गुड रिलेशनशिप्स विद अदर्स एंड मेंटल हेल्थ आल्सो। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अच्छा, उसके बाद बेटे सेकंड टाइप है पर्सनैलिटी की इस मॉडल के मुताबिक, जो कि है एक्स्ट्रावर्जन। इसमें कहते हैं कि एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन पीपल वो होते हैं कि जो कि लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं, सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दीज आर काइंड ऑफ पीपल के जो मतलब अगर किसी हमसाए के रिलेटिव की भी शादी होगी ना तो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड इनकी अपोजिट के पर्सनैलिटी टाइप है जो कि इंट्रोवर्जन। इनकी बिल्कुल अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सट्रोवर्जन से, और ये लोग जो है वो सोशल इंटरेक्शन को कम पसंद करते हैं, सोशल गैदरिंग को कम पसंद करते हैं, और रिवील अपने आप को कम करते हैं। ओपन, दे डू नॉट ओपन देयर सीक्रेट्स टू अदर्स। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की जो है ना सर्टेन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्जन की, तो एक्सट्रोवर्जन की वीकनेसेस हम देखते हैं। जो इनकी मेन एक वीकनेस है ना बेटे एक्सट्रोवर्जन की, वो ये है कि अगेन दे डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप्स, क्योंकि इनका एक वक्त में एक दोस्त नहीं होता, इनके एक वक्त में कई दोस्त होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जब आपको इस दोस्त की ज़रूरत पड़े वो आपके काम ना आ सके। ठीक है, तो इनमें जो है ना डाइवोर्स रेट या सेपरेशन का रेट एक्स्ट्रोवर्टेड में ज़्यादा होता है, न्यूरोटिक में भी ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रोवर्टेड में भी ज़्यादा होता है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे आर सक्सेसफुल इन देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रोवर्टेड होते हैं वो अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, मार्केटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं ऐसी जॉब्स के लिए जो कि ऑफिस जॉब्स होते हैं, जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ जो है वो
रिस्की बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज़ में, जैसे वन व्हीलिंग हो गई, ठीक है। ड्रग लेने के चांसेस इनमें जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन इनके जो है वीकनेसेस हैं एक्सट्रोवर्टेड की, और सर्टेन इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। मेन इनकी स्ट्रेंथ यही है कि जहाँ पर पब्लिक डीलिंग की ज़रूरत होगी ना, वहाँ पर ये लोग कामयाब होंगे। और एम्प्लॉयज़ के तौर पे जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो एक्सट्रोवर्टेड पर्सन को प्रेफर करते हैं। जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है वो इंट्रोवर्टेड को प्रेफर करते हैं। जो HR का डिपार्टमेंट है अगेन वो एक्सट्रोवर्टेड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आजकल जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बिफोर रिक्रूटमेंट असेसमेंट कर रही है, पर्सनैलिटी असेसमेंट, और उनकी जॉब के मुताबिक डिपार्टमेंट के मुताबिक वो देख लेते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप बेस्ट हो सकती है। वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटी को, और उनकी जो है वो फर्दर इंटरव्यूज और हायरिंग के चांसेस जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं जो उनकी डिमांड से पर्सनैलिटी टाइप मैच करती है, ठीक है। यहाँ तक बेटे क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, अच्छा बेटे, उसके बाद थर्ड पर्सनैलिटी टाइप है बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल के मुताबिक, एंड दिस इज एग्रीएबलनेस, ठीक है। एग्रीएबलनेस की हमेशा मैं हर क्लास में एग्जांपल देती होती हूँ ईदी की, कि आप जो है यू आर कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर, यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर, यू आर आर्टिस्टिक टुवर्ड्स अदर, मतलब आप लोगों को हर वक्त जो है ना वो हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और इनमें पॉजिटिव इमोशंस ये लोग दे आर हैविंग, मतलब जिसमें कहते हैं ना कॉन्टेंटमेंट का एलिमेंट, एग्रीएबलनेस वाली जो पर्सनैलिटीज होती हैं सबसे ज़्यादा इनमें होता है, ठीक है। और लेकिन समटाइम्स इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड पीपल डिसीव देम टू। अच्छा, उसके बाद है बेटे कॉन्शियसनेस, और इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है कि क्लास में देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि हर वक्त दूसरों को गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो दोज पीपल माइट बी हैविंग एग्रीएबलनेस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, उसके बाद है बेटे कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस ये है कि फॉर एग्जांपल दीज आर टाइप ऑफ पर्सन्स कि अगर उनके ऑफिस की टाइमिंग जो है वो 8:30 है, ठीक है, तो वो 8:25 पे एग्जैक्टली ऑफिस में होंगे, वो कभी भी लेट नहीं होंगे। जो टास्क आपने उनको असाइन किया है, आपने कहा है कि आपने बिफोर लंच ये सबमिट करना है, तो वो बिफोर लंच उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर रात को जाके भी उन्हें काम करना पड़े और डेडलाइन को मीट करना पड़े तो वो ज़रूर मीट करेंगे, डेडलाइन को वो जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे। काम भी उनका क्वालिटी का होगा, टाइम पे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, और उनमें कॉम्पिटेंस का जो एलिमेंट है वो भी हाई होगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर करती हैं इस टाइप की पर्सनैलिटी को, कॉन्शियसनेस को। क्यों? क्योंकि ये लोग रिसोर्सेज को बहुत कम वेस्ट करते हैं, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, जो इनकी ड्यूटीज़ होती हैं ना, उनको वो ऑनेस्टली परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स वाई जब आप अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो कर रहे हैं, ऑनेस्टली परफॉर्म कर रहे हैं, जो टास्क आपको असाइन किए गए हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको फुलफिल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होने से ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगी, ठीक है। तो यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस किस्म की जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनको हायर करना प्रेफर करती हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ना एक और बहुत इनके पॉजिटिव हैं, स्ट्रेंथ्स हैं इनकी, कि दे डू रेगुलरली एक्सरसाइज, ठीक है, ईट हेल्दी डाइट, एंड इन जनरल एक्ट टू एडवांस देयर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। और इनकी जो है ना वो आप अगर कंपैरिजन करें एज को लेके, ख़ास तौर पे ये जो न्यूरोटिक पर्सन है, इनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और ये जो कॉन्शियसनेस वाले होते हैं ना, इनमें ज़रा हाई होती है, क्योंकि ये खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो सिर्फ ये मतलब अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि अपनी हेल्थ को लेकर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज बेटे सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव असाइन्ड यू अ टास्क, कि आपने ये टास्क जो है वो करके आना है, और पूरी क्लास जो है वो एक ही तरह की असाइनमेंट बना के लेके आ रही है, या थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंसेस हैं। बट देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास जो कि उसने कुछ एक नई रिसर्च इंट्रोड्यूस करवाई है उस टॉपिक को लेके या उस असाइनमेंट को लेके,
तो उसमें क्या टेंडेंसी है कि इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस को वो इंजॉय करता है, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना वो इंजॉय करता है, ठीक है, और इन्वेंशन जो है दैट इज़ हिज हॉबी। तो दीज आर काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो कि होती हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। Openness to experience is a tendency to enjoy new intellectual experiences and new ideas। तो ये जो रिसर्च और उसका डिपार्टमेंट है ना, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, वो लोग हो सकता है कि इस किस्म के लोगों को प्रेफर करें, ठीक है, जो न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो डेफिनेटली रिसर्च और डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। So here was a brief discussion about a personality model, ठीक है, जो कि है बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, और इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मैककेर एंड कॉस्टा ने, ठीक है, 1987 में। ये आप लोग इंफॉर्मेशन ज़रूर याद रखिएगा, मैककेर एंड कॉस्टा ने इसको 1987 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और फिर इसको रिवाइज जो है वो किया था 1991 में। इनके साथ एक और को ऑथर है जो कि है डाई, ठीक है। यहाँ तक बेटे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप लोग कुछ ऐड इन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैम कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसमें मिक्स क्वालिटीज होती हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, दैट्स गुड। हो सकता है आप ना पूछे तो मैं ना बताती, ये बात बताने वाली थी वैसे। अच्छा, अब बेटे देखो फॉर एग्जांपल कि आई हैव असेस्ड योर पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो है कॉन्शेंशियसनेस, ठीक है, और पर्सनैलिटी का स्कोर था ओवरऑल 100, आपका उस पर कॉन्शेंशियसनेस पे स्कोर आ गया है 60, ठीक है। तो आई आइडेंटिफाइड कि यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप ये आइडेंटिफाई हुई है तो इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि आप में एग्रीएबलनेस ज़ीरो है, इमोशनल स्टेबिलिटी ज़ीरो है, या ओपननेस टू एक्सपीरियंस ज़ीरो है, या एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन पे आप ज़ीरो हो, बल्कि उन पे ना आपका स्कोर कम होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है बाकी सब पे 5 हो और कॉन्शियसनेस पे आपका स्कोर जो है वो 60 आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस इज योर ट्रेट, ठीक है, एंड रिमेनिंग अदर्स आर योर स्टेट, ठीक है। जी ठीक ठीक है बेटे, ये बात समझ में आई है? जी मैम। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन बेटे? मैम एम्बीवर्जन कहेंगे उसे जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डाल ले। उसको क्या कहेंगे? एम्बीवर्जन कहेंगे उसे। आपकी आवाज़ जो है ना, अच्छा बेटे ये जो है ना एम्बीवर्जन की आप बात कर रहे हो, वो बेसिकली होते हैं कि जिनमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की मिक्स्ड क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। सारी पर्सनैलिटीज की मिक्स्ड नहीं आप कह सकते, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की जो है ना वो मिक्स्ड क्वालिटीज होती हैं, सही है। और उसके अलावा बेटे कोई क्वेश्चन? लास्ट कोई और क्वेश्चन है? बेटे मेरी आवाज़ जो है आई थिंक कनेक्शन लॉस होने की वजह से आपको नहीं आई। एम्बीवर्जन बेटे जो आप बात कर रहे हो मैम ना, अभी आई है आवाज। हाँ मैम अभी आई है वो आपकी आवाज। बेसिकली श्योर होता है, हाँ वो बेटे कनेक्शन लॉस होने की वजह से शायद नहीं आ रही थी पहले। अच्छा, एम्बीवर्जन बेटे जो आप बात कर रहे हो ना वो मिक्सचर है एक्स्ट्रावर्जन का और इंट्रोवर्जन का, ठीक है, तो सारी पर्सनैलिटी टाइप्स का मिक्सचर नहीं है।
सही है। और बेटे कोई क्वेश्चन? बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम ये जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है, क्या ये सोसाइटी और जो हमारा कल्चर होता है, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है, कैसे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये बाकायदा हम डिस्कशन करेंगे बेटे। ये देखें अभी, ये देखें ओरिजिन्स ऑफ पर्सनालिटी जो है ना, ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, और ये फिर एज का इफेक्ट होता है, कल्चर का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैं असाइनमेंट के तौर पे देती होती हूँ, लेकिन चूंकि अभी, बल्कि ये ना असाइनमेंट के तौर पे भी के तौर पे ही हम करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है मैम तो जेनेटिक्स भी हाँ एग्जैक्टली बेटे, जेनेटिक्स आल्सो प्लेज इट्स रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए हेरिडिटी भी है, एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले कर रहा है। और सॉरी एज, हाँ कल्चर, मैम ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, जेनेटिक्स का या एनवायरनमेंट का, पर्सनालिटी चेंज करना में? आवाज आ रही? यस मैम। अच्छा लैपटॉप मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक हो गया। मैम अभी आपकी आवाज कम हो गई है। अब आ रही है आवाज मेरी? जी मैम। ठीक है, ओके। अच्छा बेटे, आई थिंक इसरा ने क्वेश्चन पूछा था कि जेनेटिक्स वेदर इट प्लेज इट्स रोल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नॉट। तो डेफिनेटली बेटे इट प्लेज इट्स रोल। ठीक है, तो असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी कि आप लोगों ने पढ़ के आना है ओरिजिन्स ऑफ पर्सनालिटी के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स अपना क्या रोल प्ले करते हैं। और डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, और एज, कल्चर है, और ओवर द टाइम पीरियड कैसे पर्सनालिटीज चेंज हो रही हैं, इसको भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको पढ़ के आना है। बहुत इजी सी जो है ना डिस्क्रिप्शन है इसकी, बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ के आना है। और आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट सबमिट करनी है। आप लोग बता दें कि हैंड रिटन आपने करनी है या आप लोगों ने टाइप फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट करनी है इसकी। मैम आपने तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रेजेंटेशन असाइन की हुई है, तो हम क्या करेंगे? उसी में हम ये रख लेते हैं, टॉपिक उसी में कवर कर लेते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ठीक है मैम। फिर और जो आप मतलब और भी टॉपिक्स बताएंगी, क्योंकि ये तो कोई एक ग्रुप ले लेगा, और उसके अलावा आपने ये भी कहा था कि हम अपनी मर्जी का भी कोई टॉपिक चूज कर बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बेटे फिर जरूरी है कि आप मुझे आप आज इन्फॉर्म कर दें कि आप किस टॉपिक पे प्रेजेंट करना पसंद करोगे। ठीक है, टिल द एंड ऑफ योर क्लास आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। ठीक है मैम, ओके ओके। और बेटे कोई बात? मैम जो प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक्स चूज करने का, जैसे आप सोशल साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी एज अ होल टॉपिक चूज कर सकते हैं, कोई हमें स्पेसिफिक टॉपिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटे। ओके मैम। और मैम उसके अलावा जैसे जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके भी, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स होते हैं उस पर इम्पेक्ट्स पड़ते हैं,
तो हम किसी जो है सोशल प्रॉब्लम कोई इशू है उसको लेके हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो ग्रुप है उसकी बात करें तो हमने जो ऑनर किलिंग, क्योंकि एक जेंडर इशू है और बड़ा ही कॉमन है, तो इस पे हम लोगों ने जो है डिसाइड किया था, तो हम इसी पे फिर प्रेजेंट नहीं बेटे, लेकिन देखो कि ये ज्यादा रिलेट करता है सोशियोलॉजी के साथ, ठीक है। आपने अगर फिर डिस्कस करना है तो आपने इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, आपने सोशियोलॉजिकल नहीं करना। जी जी, उसको ही मैम वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी मैम। साइकोलॉजी हाँ, उसके साइकोलॉजिकल भी है ना। हाँ डिस्कस कर सकते हैं हम। सॉरी बेटे, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी की कोई ब्रांच डिस्कस कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी को कर लें, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी होगी और आप लोगों के लिए यूजफुल भी होगी इन्फॉर्मेशन। मैम इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। हाँ जी बिल्कुल बेटे, बहुत सी हैं और हमने सारी पढ़ी भी हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अगर स्किज़ोफ्रेनिया पर करें तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया करें तो उसके डेफिनेशन, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और उसके टाइप्स वगैरह इंक्लूड कर लें बस। हाँ जी बेटे, उसमें तो वही डिस्क्रिप्शन है बस स्किज़ोफ्रेनिया में। मैम प्रेजेंटेशन वाले ग्रुप में, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हो? बेटे आपके जो पहले ग्रुप्स बने हुए ना, बने होंगे यकीनी तौर पे आपके पहले भी। जी मैम, एक आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। कितने 6 स्टूडेंट्स? 6 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इतने बनते हैं सर। 6 तो ज्यादा नहीं, 4-5 ठीक है। अगर किसी एक आधे में 6 हैं फिर ठीक है, बाकियों में 4-5 रख लें, ठीक है। अच्छा चलिए बेटे, अब हम आते हैं वापस अपनी इस पर्सनैलिटी की डिस्कशन की तरफ। अभी तक समरी अगर मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूं जो हमारी डिस्कशन हुई है, तो बेटे समरी हमने स्टार्ट किया है विद द डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये थी कि आपका कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है, और ट्रेट और स्टेट की फॉर्म में पर्सनैलिटी को डिस्कस किया जाता है या स्टडी किया जाता है। ट्रेट वो होती है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिहेवियर होता है, ठीक है। स्टेट होती है जो सम टाइम्स आप बिहेवियर शो करते हो, वो आपकी स्टेट कंसिडर की जाती है। अच्छा, उसके बाद बेटे बात जो है वो हमने की कि पर्सनैलिटी टाइप्स कितनी हो सकती हैं। तो पर्सनैलिटी टाइप्स बेटे बहुत से ऑथर्स जो हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है, और उन्होंने अपने जिस एस्पेक्ट से पर्सनैलिटी को डिस्कस किया है उसी तरह से उन्होंने पर्सनैलिटी टाइप्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। लेकिन हमने जो है वो अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करके इसको डिस्कस करना शुरू किया है, तो इसको टाइप जो हैं शुरू में 18,000 वर्ड्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको नैरो करते करते 1965 में उनको 35 टाइप्स में नैरो डाउन एनलिस्ट कर दिया गया था। और बेटे वो जो 35 टाइप्स हैं उनको फर्दर नैरो डाउन किया गया, और 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो मैकर एंड कॉस्टा ने 1987 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। अच्छा, अब इस मॉडल के मुताबिक बेटे पर्सनैलिटी की बेसिकली 5 टाइप्स हैं, और वो 5 टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं अभी तक की जो हमारी डिस्कशन थी, ये उसकी समरी है। लेकिन एक बात बेटे बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि दिस इज नॉट द ओनली मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, देयर आर मेनी अदर मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी। चूंकि इंट्रोडक्शन का कोर्स है तो इंट्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम यही मॉडल पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस मॉडल को जो है वो स्टडी किया है। अच्छा, अब बेटे बात जो है वो हम करने जा रहे हैं कि पर्सनैलिटी को मैयर कैसे किया जाए, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी की पर्सनैलिटी टाइप जो है वो क्या है। एक एम्प्लॉयर अगर पर्सनैलिटी असेसमेंट कर रहा है बिफोर रिक्रूटिंग, तो वो कौन से मेथड्स यूज करेगा जिसकी बेस पे उसको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि फलां कैंडिडेट की ये पर्सनैलिटी टाइप है, फलां कैंडिडेट की ये पर्सनैलिटी टाइप है, मुझे इनमें से ये वाली चाहिए। तो चूंकि इस पर कैंडिडेट की है ये वाली, तो दिस इज द और दिस माइट बी गुड चॉइस फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। या अगर फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस की डिमांड है एक खास पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। तो हाउ विल दे डिसाइड कि जो इतने हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स आए हुए हैं उनमें से हमने कुछ
कैसे चुनने हैं, कौन सी परसेंट मतलब कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल और सूटेबल हो सकते हैं, मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं, वो मेथड्स उन मेथड्स को बेटे इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए। अच्छा, एक बेटे मैं आपको बात बता दूं, एक केस से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल की, और वो केस कुछ ऐसा सा है कि हम एज्यूम ये करते हैं कि आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी का जो कैफ़े है, नॉर्मल रूटीन है हमारी, ठीक है, देयर इज़ नो कोरोना, और यूनिवर्सिटी कैफ़े में जो है एक दिन नया कैफ़े स्टार्ट होता है आपका, और वहाँ आप एक अनाउंसमेंट देखते हैं, और अनाउंसमेंट कुछ ये है कि जो कोई यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट या आइटम परचेज करेगा, फूड आइटम है या कुछ भी है, तो उसको फ्री में उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाएगी, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं दे विल बी क्यूरियस अबाउट कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, हम कैसे हैं, ज़रा ये हमें पता तो चले आज। वो क्या करेंगे, दे विल गो टू द कैफ़े और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज करेंगे विद द होप कि हमें आज हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, आप गए वहाँ पर, आपने वहाँ से कुछ परचेज किया और आपको एक टोकन दे दिया गया और आपको कहा गया कि ये टोकन लेके आपने वो फलां शख्स की तरफ जो है वो चले जाना है, ठीक है। अब वो जो शख्स है वो क्या है कि वो कैफ़े का ही एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और उसने एक सेटअप सा बना कर दिया हुआ है कैफ़े वालों ने उस दिन उसको, और चेयर टेबल लेके बैठा हुआ है, साथ में उसके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, यू गो ओवर देयर और वो आपको जो है वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देता है और आपको कहता है कि आपने देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि आपके बारे में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, आप पढ़ते जाते हैं स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स पे जो है वो टिक करते जाते हैं, और आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट हैपन्स कि आपको एक प्रिंट फॉर्म में पेज जो है वो आपको दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म है, ठीक है। ये इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन आपके पास आती है। अच्छा, उस डिस्क्रिप्शन में बताया गया होता है कि यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, दिस आर योर स्ट्रेंथ्स, दिस आर योर वीकनेसेस, ठीक है। अब बेटे हम थे तो पढ़े लिखे, लेकिन जो है ना वो फैलेसी हमने कमिट कर दी। फैलेसी ये हमने कमिट की कि हाँ वी आर श्योर कि एक कैफे जो है he or she will be able enough और एजुकेटेड इनफ कि वो हमारी पर्सनैलिटी को जज कर सके, ठीक है। ये बात तो हम जो एक फैक्ट है उसको हमने इग्नोर कर दिया, हमने वहाँ से जाके बाय भी किया कुछ ना कुछ, ठीक है, और फिर हमने अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी करवाई। और फिर अगेन बेटे हमारी एक ह्यूमन साइकी ये है कि जब हमें कोई बता देता ना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी टाइप इस तरह की है या तुम्हें ये स्ट्रेंथ्स है तुम्हारी, ये मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी मैम, पहले आपकी कट गई थी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कितनी देर आप लोगों को आवाज नहीं आई? मैम अबाउट अ मिनट। 1 मिनट 20 सेकंड में।
अच्छा जी, ठीक है। कैफे में तो थे बेटे हम। मैंने वो उस 1 मिनट में, अच्छा अभी तक तब तक हम, फिर तो मैंने बहुत ज्यादा बेटे डिस्कस कर दिया है। मैम आप वो पॉलिसी एक्सप्लेन कर रही थी, क्या एक्सप्लेन कर रही थी? पॉलिसी के जो कैफे वर्कर्स हैं उनके बारे में आप बता रही थी कि पर्सनालिटी क्या वो प्रॉपर्ली असेस कर भी सकते हैं या नहीं। ओके ओके ओके, ठीक हो गया, थैंक यू बेटे। अच्छा तो बेटे देखें कि दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन जो कि एक सेंसिबल बंदा राइज कर सकता है कि एक कैफे एम्प्लॉय जो है वो ऑथराइज्ड है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए कि या नहीं। ही सॉरी और शी विल नॉट बी ऑथराइज्ड टू असेस द पर्सनालिटी, ठीक है। और ह्यूमन साइकी हमारी ये है, अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि बेटे ह्यूमन साइकी ये है हमारी कि अगर कोई हमें बता देता है ना कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं और ये वीकनेसेस हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली वैसा ही खुद को परसीव करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वैसा ही बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो जो एक मिसपरसेप्शन हमें क्रिएट करवाई गई है एक अनऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से, वो हमारी सर्टेन एबिलिटीज को स्प्रेस कर दे, ठीक है, या एक गलत फहमी जो है वो आपके बारे में इंट्रोड्यूस आपसे ही करवा दे। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको ट्रू पर्सनैलिटी असेसमेंट चाहिए है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप एक ऑथराइज्ड पर्सन से पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाएं। और वो ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा? साइकोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के अलावा देयर इज नो पर्सन जो कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए ऑथराइज्ड है। हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में बेटे एक रॉन्ग प्रैक्टिस रही है काफी अर्सा तक, अब ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं असेसमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। उसमें सिर्फ पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं होती, उसमें और भी बहुत सी असेसमेंट्स होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस को लेके होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेके होती है, कौन सा मैनेजर जो है वो इंटेग्रिटी पे हाई होगा या नहीं होगा, मतलब बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर ना असेसमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डिमांड के मुताबिक करती हैं। तो अब ये ट्रेंड हो रहा है इंट्रोड्यूस यहाँ पर पाकिस्तान में कि साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो है ये असेसमेंट्स करते थे एचआर मैनेजर्स। हालांकि एचआर मैनेजर्स की जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी में नहीं होती, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं लोग। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इक्वल टू साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो इतनी लंबी स्टोरी बेटे आपको सुनाई है ना, उसका पर्पस ये था कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए आपको सिर्फ एक ऑथराइज्ड पर्सन पे रिलाई करना चाहिए, और ऑथराइज्ड पर्सन साइकोलॉजिस्ट ही होगा, इवन साइकेट्रिस्ट भी नहीं हो सकता, वो साइकोलॉजिस्ट ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हमने पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वेग डिस्क्रिप्शंस ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज नोन एज बार्नम इफेक्ट, ठीक है। इसको बार्नम इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा बेटे, साइकोलॉजिस्ट पे हमने रिलाई कर लिया, अब हमने देखना है कि साइकोलॉजिस्ट किस डिवाइस को यूज करते हुए पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने अंदाजे की बेस पे आपको ना बताए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, बल्कि सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हैं वो यूज़ करे और फिर उनके टेस्ट की बेस, रिजल्ट्स की बेस पे आपको बताए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि पर्सनैलिटी टाइप्स की, सॉरी पर्सनैलिटी असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मेन डिस्कशन हमारी ये है। मेन डिस्कशन में बेटे अगर हम असेसमेंट की टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की असेसमेंट टाइप्स हैं। आप लोग लिख लें अपने पेपर नोटबुक पे, पर्सनैलिटी असेसमेंट लिखें पेज के टॉप पे, उसकी 2 ब्रांचेस ड्रा करें। एक में लिखे ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट, और दूसरे में लिखे सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव में बेटे हम 3 टेस्ट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। इसकी 3 ब्रांचेस आप ड्रा कर लें। और सेकंड होगा नियो PIR,
और थर्ड होगा द मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर। ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, सारे नहीं है, कुछ टेस्ट हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। उसके बाद बेटे सब्जेक्टिव हैं या इनको प्रोजेक्टिव भी कहा जाता है, और इनमें हम पढ़ेंगे रोरशाक इंफ्लो टेस्ट, ठीक है, और सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे TAT थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, और इसके अलावा दो मैं आपको और पढ़ाऊंगी जो कि बुक में नहीं है, वो भी लिख लें। RISP रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट, RISP, और फोर्थ वन है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मैम फोर्थ वाला फिर से रिपीट कीजिएगा। WAT बेटे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WORD वर्ड। तो ये लास्ट टू जो है ये बुक में हमारे साथ ऑथर ने शेयर नहीं किए हुए, ये आप लोगों में एडिशन पढ़ाऊंगी क्योंकि ये यूज किए जाते हैं असेसमेंट में आजकल हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में। हैं बहुत पुराने टेस्ट ये, लेकिन अभी भी यूज किए जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेटे हम अपनी डिस्कशन ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट से, और इसमें सबसे पहले है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। अच्छा बेटे, सबसे पहले देखते हैं कि इनको ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट कहा क्यों जाता है। जब बेटे आप लोगों के सामने पेपर आता है तो दो तरह के पेपर के पोर्शंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको सर्टेन स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं जिसपे आपने या तो ट्रू फॉल्स पे टिक करना होता है, या आपने ब्लैंक कोई फिल करनी होती है, ठीक है, या आपने टिक करना होता है, सर्टेन ऑप्शंस आपको दी गई होती हैं, उनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करनी होती है। और फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, और अगर आपने 20 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किए हैं तो टीचर आपको 20 मार्क्स ही देगा। बेटे 1 मिनट देगा मुझे। एक पार्टिसिपेंट को दे दी जाती हैं, ठीक है, और उन्हें कहा ही जाता है कि आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है ना उसके मुताबिक आपने रिस्पांस देना है। उन स्टेटमेंट्स पे पार्टिसिपेंट का रिस्पांस आता है, फिर उनका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, और उस स्कोर का स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंग जो है वो देखा जाता है कि वो क्या है। उस स्कोर का जो स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंग होता है उसके मुताबिक बता दिया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो ये है, और आप में ये करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और ये 1990 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब इसके 550 आइटम थे, ठीक है, और फिर इसको जो है वो 1990 में रिवाइज किया गया और इसके 567 आइटम जो है वो तब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अच्छा, ये बेटे बेसिकली ना क्लिनिकल पॉपुलेशन के लिए होता है। क्लिनिकल पॉपुलेशन वो जिनको किसी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मेडिकल डिसऑर्डर नहीं, ठीक है। साइकोलॉजी में क्लिनिकल पॉपुलेशन जिसे कहते हैं जो किसी किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, ये लिस्ट है इन डिसऑर्डर्स की। 10 डिसऑर्डर्स हैं, नहीं 9 है या 10 है, 1 2 3 4 10, हाँ 10 डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन 10 में से कौन सा डिसऑर्डर है, ये वाला टेस्ट फिल करवाया जाता है, और फिर जो स्कोर आता है उसके मुताबिक देखा जाता है कि ये जो हमारे पास पेशेंट है उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और उसको फिर फर्दर कंफर्म करने के बाद उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। चूँकि टेस्ट बहुत लंबा होता है, पॉपुलेशन भी क्लिनिकल होती है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो दे दे। तो फिर ये देखने के लिए कि किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी, तो वहाँ पर लाई डिटेक्टिंग स्टेटमेंट्स भी हैं कुछ, ठीक है। वो लाई डिटेक्टिंग स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि किसी का ट्रू स्कोर है या फॉल्स स्कोर है। फॉल्स स्कोर का बेटे नुकसान ही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है तो हो सकता है कि फॉल्स स्कोर की बेस पे
उसको पैरानोया आइडेंटिफाई हो, तो ट्रीटमेंट उसे चाहिए डिप्रेशन का, लेकिन उसका स्कोर पैरानोया का आ रहा है, तो फिर उसका डिप्रेशन ट्रीट नहीं होगा और वो ठीक कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि किसी का ट्रू स्कोर है, इस टेस्ट में लाई डिटेक्टिंग स्टेटमेंट्स भी हैं, जिससे पता चल जाता है कि किसी ने ठीक रिस्पॉन्ड किया है या नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे नियो PIR है, और नियो PIR बेसिकली पर्सनैलिटी टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और ये पर्सनैलिटी टाइप्स 5 वो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस इसको एडमिनिस्टर करती हैं अपने कैंडिडेट्स पे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी टाइप हमारी डिमांड के मुताबिक मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। और वो 5 पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसकी जो हैं वो तकरीबन आई थिंक 240 स्टेटमेंट्स हैं। 240 स्टेटमेंट्स हैं नियो PIR की। ठीक है। और आज का जो है इसका शॉर्टर वर्जन भी मौजूद है, 10 आइटम्स हैं उसके सिर्फ, और वो ये इसका लॉन्गर वर्जन और शॉर्टर वर्जन दोनों की उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड टेस्ट है पूरी दुनिया में, बहुत सी रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा मार्क ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर है, और ये 16 फैक्टर्स पे ना पर्सनैलिटी को जज करता है, और देखा जाता है कि उन 16 फैक्टर्स पे किसी का क्या स्कोर आता है। और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो नियो PIR से ज़्यादा इसको प्रेफर करती हैं MBTI को। ठीक है। और फैक्टर्स पे स्कोर दे के फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा पर्सन जो है वो सूटेबल रहेगा। अच्छा, ये जो MMPI है बेटे, ये क्लिनिकल पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड नियो PIR और MBTI जो है ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बेटे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, और मेरा ख्याल है कि बस करते हैं, आज हमने बहुत पढ़ लिया है। यहाँ तक बेटे समझ आई आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, यहाँ तक अगर किसका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, या कुछ आप लोगों ने ऐड इन करना हो तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मोहम्मद फराज ने पहले मैसेज किया है। ठीक है, ओके। हम्म। अच्छा, असाइनमेंट दे दें फिर। चले, मैं असाइनमेंट फिर आपको असाइन कर दूंगी, सही है। पहले हमारी एक असाइनमेंट हुई है। ओके ठीक है, सही। ये पहली असाइनमेंट है, पहले तो नहीं हुई। नहीं, इससे पहले आई थिंक मैंने असाइनमेंट दी हुई है आपको। मैम असाइनमेंट आपने फोरेंसिक साइकोलॉजी की दी थी। एक असाइनमेंट है हमारे पहले। ठीक है, जो सेकंड असाइनमेंट है ना, वो फिर आपने वही पढ़ के आना है, ओरिजिन्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, वो पढ़ के आपने उसकी असाइनमेंट बना के सबमिट करनी है, जो आपका गूगल क्लासरूम है वहाँ पर। मैम हैंड रिटन या टाइप को ऑप्शन है या फिर हैंड रिटन ही होनी चाहिए? हैंड रिटन बेटे, और वो आपने सबमिट करनी है। मैं अपलोड कर दूंगी आपके क्लासरूम में, उसकी टाइमिंग भी, डेडलाइन जो है, और डे भी। ठीक है मैम फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, ये बेटे ओरिजिन्स ऑफ पर्सनालिटी, मैं अभी चैप्टर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये। ठीक है, ओके मैम।